भाग 28। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मनोज उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उबरकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वही नहुसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करना चाहती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है, और जो सरता में है वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरता के प्रवाह और तरंग का, नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों में रतन का परिचय था, लेकिन यहाँ जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तल्लुकत था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। तिलक के संघर्ष से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नो भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला, और जालपा जैसी सुंदर के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुलकृता और झटपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियां कहाँ बेसाएगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी। एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। तब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जग्गेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब वह बधुआ उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल घूंघती। गोपी और बिशंबर से भी अब स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। इसलिए से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलने। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुटिल स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात में उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनके दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एम्बुलेंस और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब के इन्हीं के से इलाज कराने का इरादा है।
कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहां बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहां 2 बार हो आई हूँ और अब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहां जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या इनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा भी उब जाता है कि थोड़ी सी सखियां खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे तो मैं खुशी से दे दूं। जालपा ने संकट होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्य को देख चुकी हूँ बहन। वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी, तो अब तक आओगी? कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं। उनकी बीमारी पर एक सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाएं, क्या ठीक है? मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस संचिता से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे। बहन, तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जलपा ने करुण भाव से कहा, क्या करूं? चलूं बहन? जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहां मेरा जी और घबराएगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में है, तो जरा इधर उधर खोजना। अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जलपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहूंगी। हाँ, अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिख करूंगी। मगर तुम भी जवाब देना। जलपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोच वश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है हन, क्या कह रही है? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं। जलपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकायत के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन? मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो? मैं चाहती है हमें तुमसे जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपए तुम्ही से खर्च हो जाएं तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कोड़ी कोड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ बुरा तो न मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्ही बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस बस रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और न हो सकता है। मैं जानती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निष्कोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्मता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो? तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती थी हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा हो
तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सके। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों का प्रेम भी भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सलज हो गईं। जालपा अपने को दुखीन समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मल सत्य कहते हैं कि स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पत्र के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है और उसके आते ही जालपा को ये पूरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था। विशाल उज्जवल रमणीक रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया और पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग ने उसका हृदय गदगदा हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी, आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागन है। और मुझसे बढ़कर एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। रात के दिन 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राट सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थी। वह उसके सिरहाने चारपाई पर बैठकर और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की सुई देखा, अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आएंगे, यह सोचकर वह हताश हो गई। अभागिन रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी? मालूम होता है 1 युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन, अब विदाई का समय आ गया है। मेरे अपराध के उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी और दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज न आई। रतन ने चीख कर कहा, टीमल महाराज, क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही उठा बाबूजी। क्या बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, बको मत, जाकर कविराज को बुला लाओ। कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना और सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फायदा हो जाए। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ में सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज काबू में हुई। रतन दोनों हाथ अपने गले पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी यह समय आ जाएगा।
मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। तुम्हें तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया, क्षमा करना। यह अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था, वही मोह का अंतिम बंधन था। रतन के द्वार की ओर देख अभी तक महाराज का पता न था। टीमल खड़ा था और सामने अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने बड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगी बहूजी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। अब वह भी सोच रही थी, कविराज जी आ जाते तो शायद उनकी हालत संभव हो जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु के बीमारी को असह्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में उन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवाय और क्या है। पछतावे की 1-2 बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पढ़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय की मुवक्किलों के सामने की बातें करते थे। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी। बाजारों में टम रस सकती करती थी। मैंने इन्हें धनोपार्ज से एक यंत्र के सिवाय और क्या समझा। यह कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरे के उजाले घर का आनंद उठाती गिरी। मनोरंजन के सिवाय मुझे और कुछ सूझता ही न था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई थी, थाली क्यों न मुझे मिली। इस भोज क्षोभ में मैंने अपनी रोटियां को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे वह इस समय भी उसी चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था। न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उसे मुक्त न कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम में यह बूझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमय रहता। लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए कि इससे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती। जवान आदमी की सब के सब क्या आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कहता है इस समय मैं किस दशा में होता। रतन का एक एक रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसके पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। यह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उड़ते रहते थे, हाय यह मेरा व्यवहार उसी प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बिड़ापन न देती तो कितना प्रसन्न हो जाते थे, जरा हंसकर बोल देती तो कितने तृप्त हो जाते थे।
पर मुझसे इतना भी न होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसके प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ता था, मानो एक युग की संचित निधि को यह आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मलिन, सारी दुर्भावना, सारा विक्रोह मिट गया। वकील साहब की आंखें खुली थी, पर मुंह पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विह्वलता भी अब उनकी बुझी हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से मुक्त हो गए। कोई रोग तो गम नहीं, हंसे तो कुछ खुशी नहीं। टीलम ने आचमनी में गंगाजल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न था। वह जो पाखंड और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया। इसलिए इन्हीं नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास था उदय तो गया था, बल्कि इसलिए कि उसमें अब कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घूंट पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षा का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंग भूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, जाने कब और कहाँ लीन हो जाती, किसी को खबर नहीं। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की लहरों का कहाँ तक अंत होता, कौन बता सकता है। ध्वनि कहाँ वायु मृग हो जाती है, कौन जानता है। मानवीय जीवन उस लिहोर के सिवाय, उस ध्वनि के सिवाय और क्या है। उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई। कोई विज्ञान का उपासक कहता है, एक क्षीण ज्योत निकल जाती है। कलोप विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्राह्मण से निकले। कोई उनसे पूछे, हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है। यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है। यहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिपक्व वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, वह उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्र चिंता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न बढ़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी आइए खाट से उतार दे। मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वह मालिक अब उसे छोड़कर चला जा रहा था। रतन अभी तक कविराज की बाट जोह रही थी। टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति में चलने के बाद वह विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो गिलान से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी। जीवन सा इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया। उस मौत के आंखें के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी
अब क्या देखती हो, खाट से के नीचे उतार दो। जो होना था हो गया। उसके पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने सबको नीचे लिटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अब लंग न था, बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कारीवार के पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा थी कि कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसके तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का आंचल संभाल लिया, उस उलझे हुए केस समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभाव ने आकर आकाश को अपनी सुनहली किरणों में रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नव जीवन का यही प्रभात था? भाग 31। उसी दिन सब काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिंता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रयाग सारे दिन उसी के साथ रहती। शोका तो रतन को न घर बार की शुद्धि, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन नहीं किया। उसे बोध होता अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोप-लुपा की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी, पति का गुणगान किया करती थी। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकर चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विपर में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता मात आत्मा के प्रति अभिव्यक्त होती। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन की कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट टूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवात टूट जाने पर इसी टीलम को उसने बुरी डांट लगाई निकालने देती थी, पर आज उसने कई गुने नुकसान पर उसने जवान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवाय और किसी भाव का विचार मन में न लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था
मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी 1 महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचित था, उस सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेलुकुती पैदा की, रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर लिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा ही लिया, मकान के किराए भी वसूल करने लगा, गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहूजी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैयाजी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने अंग भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते, कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहूजी बाल की खाल निकाला करती थी। यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुँह पहले ही सी दिया गया था। उसके अंधेरे यौवन के नए मालिक की रसकिया को चंचल कर दिया था। एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडर लाया करती थी। रतन को जरा भी खबर थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकाजी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाए तो। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा हूँ कि अब हम लोग का यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काकाजी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनकी इच्छा के आगे किस सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे उस जैसे संसार की ओर से
अब उसे कोई सरोकार ही न रहा हो। जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी। मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हो। रतन, उसे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उसकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, यह आपको मालूम है। इतना ही उसका वार्षिक दान होता था। मैंने उसमें के हिसाब से किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि अब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीने है। इसके अनेक नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। बैंक में रुपए हैं, मगर महीने पर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया। अच्छा तो होगा, बस उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम की असूल मालूम होने लगती है, तो अभिभूषण की कार्यकुशल ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी थी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतन समझने लगती। शोक और मद्यपान से उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिक्खैता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी, उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। भाग 32। पोड़सी के बाद जब जलपान ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था, केवल एक बार घंटे 2 घंटे लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानंद को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बक झक करने लगते थे, कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता था कि घर मेरे पास बैठे रहें, समधियों को भी बुला लिया जाए, जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जग्गेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी वक वक झड़ सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत भाग का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गायन थे, यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन घायलों को उलट पलट देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर
रमानाथ की बिसास और मुहरें रखे हुए हैं। उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हाल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में साहस यह विचार चमक उठा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सकेंगे। कुछ भी हो, सब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल करने की सोचेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएगा। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। जुआ तो है, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वाले को उसका नाम भी हो, कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं, पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की थी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उसने न रहा गया। वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक बना रहा था। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक बुड्ढा तो सड़क के किनारे बैठ देखकर उसने मोटर रोका और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुँह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे न कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक ही बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूंका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। भाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं। मैं मर जाऊं या जी जाऊं, इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दट पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों दम गुटका है। क्या करूं, अब के न बचूंगा। रतन ने तस्कीन की, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उसके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बचा ऐसा ऐसा रंगेंदु की वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इस तरह वहाँ भी कचहरियां हैं, हाकिम है, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है वहाँ की? अहलम हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी ऐसी छूटी कि वहाँ खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने बाद रतन हंसी और इस
असामाजिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। दादाजी के मन क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और ऐसे हंसी सूझती है, अब वहां न जाऊंगी। नहीं, ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखूं तो आज कितने भी मौका हंसी आई है, पर वह अपने मन को इस उच्छलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह भी उल जलकर बकने लगते हैं, उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भट हो गया, मेरा पेट भक हो गया, इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भक हो गया, पेट भक हो गया, आओ कमरे में चलें। रतन, मेरे साथ चलोगी? जलपा, आज तो न चलूंगी बहन, कल आऊंगी। कह नहीं सकती दादाजी, कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, चलो बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक टिक उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं न जाने दूंगी। मुन्नी ने कहा, दो बगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाए मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया, अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आईं, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूँ। तो तुम कहो दूंगी, मैं नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर कमरे में ले गई और उनके गले के में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अकवा में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ, न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है, बंगला भी क्यों बेचूं, 200-250 मकान का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मुहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह उसे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि कहीं यही इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही भाग भाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो। रुपए मैं देती हूँ। जलपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाज ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि वह सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोचा निकाला है, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायक हो गई हूँ। जब मैं उन्हें
लेकर कलकत्ता चली गई थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है पूरी? मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी, तो मैं आज खत लिख रखूंगी। जिसके पास भेज। अब वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालय में अक्सर लोग उसी को पढ़ते जाते थे। तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा? क्या 50 रुपए ही तो ले जाएगा? दमड़ी ही हड्डियां खोलकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देशहित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह के घास सहते हैं, वे इतने नीचे नहीं होते। मेरे साथ आधा पेट घंटे के लिए चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जलपा ने निम्न राजी होकर कहा। इस वक्त कहाँ चलूं? कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जलपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी। जग्गेश्वरी पंखा लिए अपने को जली हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जग्गेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, मैं वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ? मयस्कर मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजरूनी तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो आज आना शेर देर की राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जग्गेश्वरी ने झेप मुस्कुरा कर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उसके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उसके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जांत न चलता होगा। माजी लाओ, थोड़ा सा गेहूं मुझे दो देखूं तो। जग्गेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी? चलो यहाँ से। रतन ने प्रणाम किया। मैंने बहुत दिन तक पीसा है मासी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा मासी, आप गेहूं तो लाइए। जग्गेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे? अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं गेहूं होगा, कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रखा था। रतन अंदर चली गई और हांडिया में टटोल टटोल कर देखने लगी। हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो मासी, निकले कि नहीं? तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाला और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जग्गेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू वह शांत पर बैठी हुई पीस रही है, उठाती हूँ, उठती तो नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जग्गेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीस में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसके बलिष्ठ होठों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, और ही आटा महीना हो, नहीं पीसे न मिलेंगे।
रतन को सुनाई न दिया। बहनों की बात अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जलपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जलपा, मोल शेर। रतन, मोल शेर सही। जलपा, मुँह धो आओ, धोले शेर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जलपा, आ जाऊं मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है तो कोई जात का गीत गाऊं। जलपा, अकेले कैसे गाओगी? जगेश्वरी से, अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जलपा भी जात पर आ बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगी। मोहे जोगनी बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घूमर घूमर उनके स्वर के साथ सजा का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर माना कंठ ध्वन से रंजित होकर और भी मनोरथ हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख, जैसे दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न हो चमक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को तो अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता। बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के आए, दूसरे दिन में 4-5 रुपए का औसत बढ़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। राम ने मनोरंजन की भी खूब सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक संदूक मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ बाजी भी बिक्री ज्यादा न होती तो वह उन टोकरों को उठाकर बंद और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकलने 3-4 रुपए बच रहते थे। इस 4 महीने की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया। तब तक हाथ में रुपए न थे, अब मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आया था, अब आधा रुपए से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के लिए पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्या जान देगी। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती। रमा दुकान पर नहीं, अगर वह बैठा होता तो किसी हली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधेश्याम का कोई नया ड्रामा होने लगा था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1-2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इस उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलने ही पुलिस पकड़ लेगी।
दिनों को न सही रात को न निकलूं तो पुलिस चाहती हो तो क्या। रात को न पकड़ लेती फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पहली चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यो मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल न आ जाए। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूं फिर सिर झुकाकर चलने से तो नहीं उसे संदेह हो रहा, या और सभी सामने ताक रहे हैं। कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा। मोटर की इस रेल पंप में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया ही उसका साथ छोड़ने के लिए वह तबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसके सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्रैम का भी कहीं पता न था। नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। ख्वामावाह सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात 3 कांस्टेबल ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटर के आने जाने के बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाकर तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली थी नहीं जिसमें घुस जाऊं। बंधी हुई किसी बेकुती एक टीले पर ऊपर उठ गया तो यह पगड़ी आप मुझे पकड़वाओगे बांधी थी कि उसके सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ता पैरों में शक्ति नहीं है। वह शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। इतने में तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमा नाथ को ललकारा, ओ जी पगड़ी जरा इधर आना। तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने जीजा जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे। मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम साहब हो। नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण पीछा में पढ़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है। घर शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला। रमा शाहजहाँपुर न गया था न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भवकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनट झूठ बताया। मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ को हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ।
तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा। पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान है यह कब से? देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुई होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे। रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी नाथ सिर पिटा गया। नाम उन्होंने बताया न होगा। सिपाहियों को संदेह दृढ़ हो गया। पाड़े के ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुम्हें मिले हो, नाव काहे नाही बतावत हो इनका? देवी दीन ने आधारहीन सहार से भाव से, मुझसे रोए न जमाना पाड़े, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मस्तक बनकर कहा, बुड्ढे बाबा तुम तो खामा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवी दीन ने कदार स्वर में कहा। रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों एक एक घर ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करने कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल। सबूत हुए गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्कों शोक है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोश आ गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह से झुका लिया मानो उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ। जेल की कोठर माया यतान भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दिन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकली गई। इस विभक्ति में क्या वह सहारा भी हाथ से निकल गया? भाग 35। रुदन में कितना उल्लास, कितना शांति, कितना बल है जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में किसक किसक कर बिलक बिलक कर नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कि हंसी के बाद मन खिले तो हो जाता है, आत्म क्षुब्धा हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की एक आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को बेहाल कर दिया। आनंद की उस गहराई पर पहुंचा जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्ण हेम बन जाती है। आज 6 महीनों के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न हो पाते। पर उनका न्याय कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत हुआ, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही न कब की। 10-20 रुपए तो आदमी
यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न जा था तब तक इलाज अपने सिर रखती थी, पर आज उसका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझ कर बैठे हैं, इसलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इस तरह मैं कहीं बिना कहे सुनी चली जाती तो मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुँह न देखते। वहीं बड़े बड़े जालपा के मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल लिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े करारा कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू? बाबूजी मैं तो मरकर जिया हूँ, बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मई या जीऊं उन्हें मतलब नहीं। उसकी माँ को मेरी सूरत देखने डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक कब का चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए हो और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुरजाना लिखा दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी छुट्टी के लिए दरखास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वहाँ फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दस्तावेज भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टर का हाल है, देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट किए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई हो तो? मुंशी जी ने माथा ठोकर कहा, क्या होगा, घर बैठ रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है? मजहब कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए? मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं, क्या करूं? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए तरद्दुत न करें, मैं आज पान खाने की भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जलपा को पुकारा, बहूजी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जलपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खुश खबर सुनाएं। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वो पुरानी हो गई हो। रमेश जी, हाँ, रमानाथ का पता चल गया, वो कलकत्ता में है। जलपा, मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झटपट उठ खड़े हुए, उनका ज्वर मानो भाग गया। उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया, कलकत्ता में है। कोई खत आया था? रमेश, खत नहीं, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने यह दिया। उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहूजी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, हस्तबस्त तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहूजी तुम्हें, वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट कर लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जलपा उसे देखते ही वहां से निकल और उसके गले लिपटकर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जलपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जलपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ।
तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ विश्वास न होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं। मालूम होती बैंक के 20,000 रुपए से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है। मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरा साथ कोई कानून चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधार जाऊं, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के गाहक का रहे हो। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नगद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ देखकर आज ही चली जाओ। रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जलवा गोपी ना तो शायद न जा सके। दादा की दवा दारू के लिए भी कोई चाहिए। रतन, वह मैं देख लूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा। और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठ भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना? रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी। रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा शेयर मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा। अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जलपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जाए। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उसका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। बिशंबर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह अकलती न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस देवी विधान के उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जलपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। बिशंबर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जलपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो ही हैं। जलपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाला है, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई न कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो जाए। यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जलपा, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमाकर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो। कमरे में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे दिल बड़ा मजबूत होता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिर का कायर नीचे और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे
तेवर देखकर ही उसकी यह गिनना हो जाएगी। सीधा तुम दबाकर भागेगा, लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े तब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या न होगा, जो कुछ होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। झलियों ने असवाल उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफार्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुट्ठे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नजर में वह कुछ और हो गया है। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके ढील डोल में भयभीत नहीं हो जाते। अड़क कर बोलता, किसी ने जरा सी चपट की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे से घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस तरह उसका दुर्बल मन कोई आशय, कोई सहाय, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवाय वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का यह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता। जो उसकी बाहें पकड़ता है उसका बेड़ा पार लगता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिलाया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी।